अब इस वीडियो में हम लोग वर्ब का ही नॉलेज को कंटिन्यू रखेंगे कि पहले दिन में पहला वीडियो में बताया गया है कि वर्ब इज अपोजिट ऑफ नाउन। दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी ग्रामर की किताब में ऐसा लिखा नहीं है। अब इंग्लिश के ग्रामेरियन जो हैं, जो इंग्लिश के साथ जीते हैं, जो इंग्लिश के साथ रहते हैं, सिर्फ वही ये बात को कह सकते हैं कि आप वर्ब को नाउन के अपोजिट कैसे कहेंगे। दूसरे वीडियो में बताया गया कि एक्चुअल हमारे पास दो ही वर्ब होता है, प्रेजेंट और पास्ट। जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एक तरह का एडजेक्टिव है, और पास्ट पार्टिसिपल हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसके साथ हैव और हैज होगा। हम लोग आगे और भी वीडियोस आपको मिलेगा वर्ब से रिलेटेड हमारे यहाँ, उन सभी वीडियो में इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रहेगा ताकि आप कहीं पर भी कंप्लीटली कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते किसी को भी। अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वर्ब से ही रिलेटेड है। आपके पास सपोज करो कि आपका एक प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर एक पास्ट टेंस लिखा हुआ है। हम लोग इंडियनों का एक प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट समझते हैं, लेकिन रॉन्ग तरीका में। कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट होना उससे भी अच्छा है, लेकिन आपके पास वो नॉलेज हो। आप नहीं नॉलेज है और आप तर्क कर रहे हैं किसी से, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, रिलेवेंट कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। अब हम लोगों को इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा कि प्रेजेंट से पास्ट का रिश्ता, जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर अगर प्ले लिखा रहेगा, आप ध्यान से देखिए प्ले लिखा हुआ, अगर किसी से पूछा जाए कि प्ले का पास्ट टेंस क्या होगा, तो हम लोगों को सभी लोग कहेंगे प्ले का प्लेड कर देते हैं ऐसा। लेकिन हर जगह ईडी लगाकर किसी भी प्रेजेंट को पास्ट नहीं कर सकते। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास गो है तो गो का पास्ट टेंस वेंट होगा। अब ध्यान से देखिए, हम अगर प्ले को प्लेड करके आदत रहता मेरा, तो हम गो में भी गोड करते। अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको कैसे मालूम चलेगा किस वर्ब के साथ ईडी करके सेकंड फॉर्म बनाते हैं और किसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में पढ़ना, इसको कहते हैं पढ़ना लिखना, इसको कहते हैं धैर्य। आपको धैर्य के साथ जो जो चीज़ समझ में आ रहा है उसको आप दिमाग में रखते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे। जैसे प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड है, तो इसका मतलब प्ले का और प्लेड का गो के साथ वेंट का कैसा रिश्ता है? वो रिश्ता का नाम है मैन मेड और एक होता है रेडीमेड। गो का जो वेंट है ये रेडीमेड है, मतलब ये बना हुआ था, हमको ध्यान रखना पड़ा था सिर्फ। और जो प्ले का प्लेड है ये मैन मेड है, मतलब हम लोगों ने बनाया है इसको। तो मैन मेड मतलब प्ले को प्लेड बनाना, ये मैन मेड है, मतलब हम लोगों ने प्ले को प्लेड कर दिया। लेकिन गो का गॉन हम लोगों ने नहीं, गो का वेंट हम लोगों ने नहीं किया, वेंट बना हुआ था, हमको जानकारी करना पड़ा है, सीखना पड़ा है, पढ़ना पड़ा है, याद रखना पड़ा है। तो वैसे ही इंग्लिश में आपको कुछ जानना पड़ेगा और उस कुछ जानने पे और भी बहुत कुछ है जो जानने को सीखने के लिए पड़ेगा। जैसे आपको गो का फर्स्ट फॉर्म गो मालूम है, वेंट होता है पता नहीं है, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है पता है, प्लेड होता था पता नहीं है, या पता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर प्ले का स्पेलिंग में क्या प्लेड लिखेंगे तो वाई ईडी लिखेंगे या डायरेक्ट डी लिखेंगे। जैसे यहाँ हियर लिखा हुआ है, हियर का स्पेलिंग क्या है? हियर। अब इसको पास्ट टेंस करेंगे तो होगा हर्ड, HEARD। अब इसको HEARED नहीं कर सकते आप, तो बोलेंगे अजीब मुश्किल है। तो एक तो यहां पर आपने ईडी किया, यहां पर तो ईडी नहीं किया, तो ऐसा कैसे होगा? इसी चीज को आपको कहा गया है सीखना, पढ़ना, जानना। लेकिन अफकोर्स ये बहुत एक टफेस्ट जॉब है कि आप इतना चीज को कैसे दिमाग में रखेंगे, लेकिन उस टफेस्ट चीज को आसान करने का बहुत सारा तरीका भी है। वो तरीका यह है कि आप जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हो, उस थोड़े बहुत जानने को सही डायरेक्शन में यूज करो, आप गलत डायरेक्शन में नहीं। जैसे प्ले का प्लेड किया गया है, गो का वेंट किया गया है, लेकिन हियर का हियर्ड किया गया है, हर्ड HEARED लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ है ठीक से। तो आपको ये सब चीज़ों को जानकारी करने के लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि कहाँ पर डी करेंगे, कहाँ पर ई करेंगे, कहाँ पर ईडी करेंगे, कहाँ पे सेकेंड फॉर्म अलग होगा, आप नहीं जानते हो, तो कोई बात नहीं है, आप इसको जानोगे जरूर। इसके लिए कोई फॉर्मूला शॉर्टकट रूल नहीं है, आप जरूर जानेंगे। लेकिन आप फिलहाल फॉर टाइम बिंग एक चीज को आप दिमाग में रखो, जैसे यहाँ पे गो लिखा हुआ है। अब गो का सेकेंड फॉर्म आप कंफ्यूज हो, कोई कहता है कि सर वेंट होगा, किसी ने कहा वांट होगा, ऐसा बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होगा कि वांट होगा, आप कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूज होने की कोशिश मत करो। लेकिन कभी कम से कम जरूरत ये मत करना कि गो का सेकेंड फॉर्म ईडी जोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको पता नहीं है, आप पूरी तरह से पता नहीं है या थोड़ा पता है, तो उस थोड़ा पता को पूरी तरह से कन्वर्ट कर लो कि हमको एकदम से ही पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये गो को
सेकेंड फॉर्म या पास्ट टेंस बनाने के लिए आप फिर से गो लिखोगे और उसके पहले डिड ऐड करेंगे। डिड प्लस गो इजिकल टू वेंट। कहने का मतलब यह हुआ कि वेंट जो है इंग्लिश में दुनिया में जितने भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म हैं वो सभी लोग ऐसे ही बने हुए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। कैसे बना हुआ है? उस बनने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कहा गया है डिड प्लस वर्ब 1 इजिकल टू वर्ब 2। डिड प्लस वर्ब 1 इजिकल टू वर्ब 2, इसका मतलब पहले से अगर वर्ब 2 आपको दिया रहेगा और अगर हम कहें कि माइनस करो तो आप ये मत पूछना सर क्या माइनस करें। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब 2 से माइनस करेंगे डिड को तो बचेगा वर्ब 1। अब डिड माइनस क्यों किए? क्योंकि मालूम है कि डिड से ही वर्ब 2 बना हुआ है, तो वर्ब 2 से डिड माइनस करेंगे तो वर्ब 1 बचेगा। तो ये चीज़ों को आपको जानकारी बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। आप अगर पूछेंगे सर ये सब चीज़ों का जानकारी तो हो गया, बहुत अच्छा है, लेकिन हमको जानकारी करके फ़ायदा क्या होगा? हमको इंग्लिश का कौन सा पर्सन, कौन सा पहलू मेरा मजबूत हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, वो पोर्शन आप देख लीजिए। कौन सा पोर्शन है जो आपका मजबूत हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा? आप कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है या आपसे पूछने के लिए कहा गया, तो आप कैसे पूछेंगे? क्या पूछेंगे? एक क्वेश्चन दिया गया ऐसा, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, ऐसा क्वेश्चन दिया आपसे। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या कल आप स्कूल गए थे? आप बोलेंगे हाँ, तो आप बोलेंगे आई वेंट टू स्कूल, क्योंकि ये डिड जो है वो कभी ना कभी गो के अंदर था, यहां पे कभी वेंट हुआ करता था। हम लोगों ने डिड को बाहर निकाल दिया इंट्रोगेटिव के तरीका से, इंट्रोगेटिव के मेथड से उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। लेकिन जब आंसर बनाएंगे तो वो जो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाला है, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम पे जानते हैं, उसको वापस लौटा देंगे। तो आई वेंट टू स्कूल, अब ऐसा करके जो भी लिखना चाहता है ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये वेंट कहां से आया? आप बोलेंगे ऊपर में तो कहीं पे था नहीं, वेंट आया कहां से? इसका मतलब आप श्योर हैं कि आप वो फॉर्मूला समझ नहीं पा रहे हैं, डिड प्लस वर्ब 1 इक्वल टू वर्ब 2। इसलिए जो डिड है वो कभी वेंट हुआ करता था, वो गो, और उसको जब हम लोग माइनस डिड निकाले तो वो गो बन गया है। अभी फिर से डिड डाल दिया उसके अंदर तो फिर से वेंट बन गया। तो दुनिया का जितना भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें डिड ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड फॉर्म बन जाएगा। और वो पहले से सेकंड फॉर्म है तो आपको अगर बोला जाएगा कि इसको इंट्रोगेटिव बनाइए या इसको माइनस कीजिए तो आप समझ जाना कि उसमें से डिड को माइनस करना है। ये जो प्रोसेस है वो आपको लाइफ लॉन्ग मदद करेगा कि हम कभी भी किसी भी सेंटेंस को गलत नहीं लिखें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब क्वेश्चन आंसर का बारी आता है तो पहले तो क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, किसी तरह से आसपास के वर्ड को देखकर क्वेश्चन समझ में आ भी जाता है, तो वो आंसर जब लिखते हैं तो वो अरेंज नहीं कर पाते हैं। इस तरह से डिड को हम लोग इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, जब उसको आंसर लिखते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं। तो ये एक फंडामेंटल तरीका है कभी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने का, और ये एक फंडामेंटल तरीका है कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसके आंसर को देने का।